देखिए ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। क्या था, ये एक सिस्टम है, इसमें रेजिस्टेंस यहाँ पे आर है और ये जो लूप है वो कंडक्टिंग है, मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस तरफ ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ है, यूनिफॉर्म बी है। तो इसमें रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता करें, तो देखो ये ऐसे घूम रहा है, तो इस कहीं पे भी पॉइंट ले लो, उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पता करते हैं v क्रॉस बी से। तो v नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो देखो ये करोगे, वेलोसिटी इसकी नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो v क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स, तो वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया। घुमाना है फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और करना कहाँ है, पहले वेलोसिटी की तरफ, तो v क्रॉस b, तो ये थंब आ गया। तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ में बैटरी बनाया मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ b ओमेगा एल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है r, तो करंट कितनी फ्लो हो जाएगी, I बराबर E बाई आर, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2r। अब वो कह रहा है कि इस प्लेन, ये जो प्लेन है इसका वो वर्टिकल है। पहले क्वेश्चन जो मैंने सेम क्वेश्चन कराया उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन था, अभी इसी सिस्टम को मैंने वर्टिकल प्लेन में कर दिया। अब वो कह रहा है कि देखो नीचे mg लगेगा, सेंटर पे यहाँ पे mg लगेगा, तो mg की वजह से ये नीचे घूमेगा, तो mg की जब नीचे यहाँ पे आएगा तो ये जब वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना लेगी रॉड, तब के लिए कह रहा है कि हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर हमें कांस्टेंट रखना है तो इस पे टॉर्क जीरो होना चाहिए, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो टॉर्क जीरो कैसे होगा, तो देखो जब ये इस इंस्टेंट पे आ जाएगा तो इसमें करंट है I, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये ऐसे जा रही है करंट I, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा। कैसे, IL क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, तो IL भी मैग्नेटिक, IL क्रॉस B वो कहाँ लगेगा, तो देखो IL ये है और क्रॉस B कहाँ है, बाहर की तरफ, तो IL क्रॉस B, ये थंब गया देखो फोर्स की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स, मैंने यहाँ पे गलत लग दिया ये, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस तरफ, तो ये हो गया F मैग्नेटिक, कितना, ये लिखा हुआ है IBL sin 90 बनेगा। कैसे, IL ये है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो sin 90 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे FM की वैल्यू तो ये हो गई IBL, ये IBL आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब mg देखो ये लग रहा है, तो mg के कर लो दो कंपोनेंट, तो mg का एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा mg sin थीटा, और एक हो जाएगा यहाँ इस तरफ mg cos थीटा। देखो mg cos थीटा जो है वो इस o से ही पास हो रहा है, अगर o से ही पास हो रहा है तो o के अबाउट mg cos थीटा का टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा, mg sin थीटा और fn। अब ये दोनों जरूरी नहीं है कि बराबर हो, तो वो कह रहा है कि एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाओ सेंटर पे। मैग्नेटिक फोर्स मैंने सेंटर पे क्यों लगा दिया, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का मैंने बता चुका हूँ, dl 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 ले लो तो इनका सेंटर कहाँ होता है, पूरा मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर आता है, वायर का सेंटर, तो ये लग गया मैग्नेटिक फोर्स। अब mg sin थीटा और mg cos थीटा, वो fm का टॉर्क जरूरी नहीं है कि बराबर हो, मतलब ये दोनों बराबर जरूरी नहीं है हो, तो मुझे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब कहाँ लगाऊं, इस तरफ या इस तरफ, मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ F एक्सटर्नल, क्लियर। अब इसका नेट टॉर्क जीरो हो गया इस पॉइंट के अबाउट, नेट टॉर्क जीरो करना था मैं तो F लगा दिया। अब नेट टॉर्क जीरो करो तो सिग्मा टाउ अबाउट O बराबर जीरो, तो देखो mg cos थीटा का तो है नहीं, mg sin थीटा इसको इस तरफ घुमाएगा और F प्लस FM इसको इस तरफ घुमाएंगे, तो दोनों का टॉर्क बराबर कर दो, तो mg sin थीटा इंटू L/2, देखो ये L/2 है, बराबर हो जाएगा F प्लस FM इंटू L/2, L/2 से L/2 खत्म, तो F की वैल्यू आ गई mg sin थीटा माइनस FM। अब अगर mg sin थीटा बड़ा होगा और FM छोटा होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये मैंने सही लगाया है, और अगर mg sin थीटा छोटा होगा और FM बड़ा होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब जहां मैंने लगाया है उसका उल्टा लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल फोर्स F की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सब लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखो और क्वेश्चन करते हैं इसके। हमने रॉड में, रोटेटिंग रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना सीख लिया था पूरा, ठीक, और उसके बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। अब देखो ऐसे ही मान लेते हैं एक रॉड रखी है, देखो ये एक रॉड है, रॉड या वायर ये ऐसा है, और ये सेंटर पे हिंज है, इसके अलावा तो हम ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा से ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड बी है अंदर की तरफ,
ये ए, ये बी, ये सी। तो कह रहा है जब ये घूमेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड है, ये L/2 लेंथ है और ये भी L/2 लेंथ है। अभी हमने रॉड को घुमाया था पकड़ के, यहाँ पे ऐसे घुमाया, ठीक, लेकिन अब हम बीच में पकड़ के घुमा रहे हैं ऐसे। अब कह रहा है कि VA माइनस बी मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दो क्या। पहले तो VA माइनस BB बता दो, फिर BB माइनस BC बता दो, BA माइनस BB, BB माइनस BC, और फिर VA माइनस BC बता दो। इतने टर्म्स हमें निकालने हैं, ठीक। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इस रॉड को देखते हैं। तो AB पार्ट को अगर हम देखें, यहां बना रहा हूं मैं AB, तो ये है B और ये है A, और ये इसके अबाउट ऐसी तो घूम रही है ओमेगा से। तो यहाँ तो ये पकड़ के घुमा दिया, मतलब यहाँ एक पॉइंट पे पकड़ के घुमा रहे हैं इस रॉड को, तो इसमें हाफ भी ओमेगा L² ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। मतलब कि अब पॉजिटिव नेगेटिव कौन होगा, तो देखो इसकी वेलोसिटी होगी इस तरफ, ऐसे घूम रहा है तो नीचे आएगा ये, और लेंथ है इसकी L/2, तो V क्रॉस B, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो V क्रॉस B। देखो ये थंब, मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। मतलब कि मैं यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे बनाऊंगा, देखो ये E, ये B, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक। तो E की वैल्यू है कितनी, तो E बराबर है हाफ V ओमेगा L²। L की वैल्यू L/2 है, और यहाँ पे BB माइनस BA लिखना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहाँ BB माइनस BA बराबर हो जाएगा हाफ V ओमेगा L/2 का स्क्वायर। तो ये BB माइनस BA बराबर हो गया 1/8 B ओमेगा L²। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो इसी तरीके से मैं दूसरा वाला पार्ट बना रहा हूँ, कौन सा, BC। तो ये हो गया C और ये हो गया B। अब ये देखो ऐसे घूम रहा है, ये B के अबाउट ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, तो इसकी वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ। अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो पोलैरिटी कैसे निकालोगे, तो V क्रॉस B, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब कि ऐसे बन जाएगी बैटरी, ठीक। और इसका E जो होगा वो वही होगा हाफ B ओमेगा, यही वाला आ जाएगा। तो इसमें क्या लिखें हम, इसमें लिखना चाहिए BB माइनस BC। तो BB माइनस BC बराबर फिर से वही 1/8 B ओमेगा L², ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और हमें चाहिए अब देखो थर्ड इक्वेशन BA माइनस BC। तो BA माइनस BC को अब मैं पहले तो इन दोनों का पूरा बना देता हूँ एक साथ रॉड। तो देखो ये है पूरी रॉड A, B और ये C। यहाँ पे बैटरी बनेगी ये वाली नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ बनेगी पॉजिटिव नेगेटिव। इसका है 1/8 B ओमेगा L² और इसका भी है 1/8 B ओमेगा L²। अब मैं इसको मान लेता हूँ 0। तो अगर मैं इसको 0 मान रहा हूँ तो ये देखो हायर होना चाहिए, कितना, 1/8 B ओमेगा L²। अब देखो इसका 1/8 B ओमेगा L² है और इसका डिफरेंस 1/8 B और ये हायर है, तो ये हो जाएगा 0। मतलब BA माइनस BC 0 आ गया। या फिर दूसरे तरीके से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो। फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो देखो BB माइनस BA माइनस ये, तो माइनस BB प्लस BC, ठीक, बराबर ये माइनस ये, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें से BB खत्म हो गया, तो VA माइनस BC या BC माइनस BA एक ही बात है, VA माइनस BC बराबर 0 ही तो आना है दोनों को। तो इस तरीके से हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है। आई थिंक ये बात सभी सब लोग समझ गए होंगे। अब देखो ऐसे ही कई सारे केस हमने किए हैं इसके, और भी कुछ केसेस में हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना सीख लेते हैं। तो देखो मान लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं ऐसे ही। ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट I फ्लो हो रही है, और यहाँ पर हम एक रॉड रखते हैं। ये रॉड या कंडक्टिंग वायर है, ये P और ये Q, लेंथ है इसकी L। देखो यहाँ से ये डिस्टेंस है A और ये डिस्टेंस है L, लेंथ इसकी L है, और ये यहाँ से ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। तो कह रहा है बताओ, अब देखो यहाँ इसने क्या प्रोड्यूस किया होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ये वायर घूम रहा है, तो फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, लेकिन पूरे रॉड में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। इसमें हाफ B ओमेगा L² डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि B, इसकी वजह से जो B आएगा वो हर जगह अलग अलग होगा,
ठीक। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से जनरल x पे गए और फिर dx पे गए। dx ध्यान रखें बहुत छोटा है, तो ये जो छोटा सा लेंथ मिला कितना dx, ये क्या कर रहा है, इसके अबाउट ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी फर्स्ट पॉइंट की ले लो क्योंकि dx तो बहुत छोटा है। तो इसकी v बराबर हो जाएगा, देखो x ये है और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो v बराबर x ओमेगा। अब देखो इसकी लेंथ है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और निकाल लो। तो यहाँ इस वायर से देखो कितनी डिस्टेंस पे है, a और x, तो a प्लस x डिस्टेंस पे। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B मान लेते हैं, कहाँ होगी, अंदर की तरफ। कैसे पता, तो वही राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, क्या बताता है, किसी वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। इसके लिए क्या करते हैं, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में कर लेते हैं और फिंगर्स उस पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट की तरफ इंडिकेट करती हैं। इंडिकेट, सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये पॉइंट की तरफ फिंगर्स इंडिकेट कर रही हैं। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, तो पाम के परपेंडिकुलर। अब इस साइड या इस साइड, तो सामने वाली साइड से परपेंडिकुलर। तो यहां देखो ये थंब हो गया करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स इस पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। अब परपेंडिकुलर कहां होगा पाम के, तो ये होगा अंदर की तरफ, ठीक। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो गया, ठीक। तो अब देखो ये छोटा सा वायर हो गया जिसकी लेंथ क्या है, dx, ये लेंथ है, वेलोसिटी ये है परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर है, तीनों परपेंडिकुलर है। तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, मोशनल ईएमएफ, याद करो क्या आएगा, BVL। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन dx लेंथ, तो ये हो जाएगा DE बराबर VBL, यही तो होता है। तो DE लिख रहे हो, तो DE में B की जगह पे x ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे B, और मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पता है B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करंट अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है, a प्लस x, ये हो गया कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे v की जगह x ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई a प्लस एक्स इंटू एल। तो इसकी l कितनी है, dx है, तो यहाँ पे dx, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने बेसिक, ठीक। E बराबर यही तो होता है। चलो अब DE बराबर सही से लिख लेते हैं इसको, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बाहर I ओमेगा x dx अपॉन a प्लस एक्स, ये आ गया। अब इसका टोटल ईएमएफ कैसे निकालोगे, तो यहाँ देखो x की लिमिट लेके इंडिकेट कर दो। तो x की लिमिट क्या आएगी, 0 टू यहाँ पे l, पूरा वायर कवर हो गया। तो टोटल ईएमएफ E बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I ओमेगा इंटीग्रेशन x dx अपॉन a प्लस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे कर दूं, देखो प्लस a कर दो और माइनस a कर दो, इसमें कर सकते हैं। x प्लस ए अपॉन ए प्लस एक्स को अलग कर दो और माइनस ए अपॉन ए प्लस एक्स को अलग कर दो। तो E बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I ओमेगा। अब देखना ये इंटीग्रेशन x प्लस ए अपॉन ए प्लस एक्स मतलब 1, तो 1 इंटू डी एक्स प्लस, और लिमिट 0 टू l, और इसकी ये बचेगी माइनस ए अपॉन ए प्लस एक्स। तो a तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स, लिमिट 0 टू l। ये देखो ये तो x आ जाएगा और x में लिमिट डालोगे तो l बन जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I ओमेगा, ये आ जाएगा l माइनस a, और यहाँ लिमिट इसका इंटीग्रेशन होगा ln, तो ये ln a प्लस एक्स, ln a प्लस एक्स। अभी इसमें लिमिट डालनी बाकी है, लिमिट डालोगे तो 0 टू l, ये लिमिट डलेगी। तो देखो फाइनली E बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I इंटू ओमेगा, ये L माइनस A। अब इसमें डालो लिमिट, तो ln a प्लस एक्स मतलब ln a प्लस l, फिर माइनस ln a, x के जगह पे 0, और उसको फिर अपॉन में कर दोगे तो ये बन जाएगा ln a प्लस l अपॉन a। तो फाइनली E बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I इंटू ओमेगा, और यहाँ पर L माइनस a ln, इसका सेपरेशन कर दो, अलग अलग कर दो इसको, तो ये बन जाएगा 1 प्लस l अपॉन a। ये हमारा आंसर है। अब इसमें अगर तुम्हें पोलैरिटी पता करनी हो तो कुछ नहीं, सिंपल है, इसका हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगा, तो V क्रॉस B मतलब ये पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा, और इतने EMF की बैटरी बनेगी, ठीक। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखो हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक चेंज हो गया है,
टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन। टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन। ये सब बेसिक बातें थी, अब ये सब बार बार यूज होंगी, ठीक है। तो देखते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो अब हमारा टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ, ये दोनों चीजें क्या होती हैं अब हमें ये समझना है, ठीक। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो समझो ध्यान से, नाम से भी पता चल रहा है सेल्फ इंडक्शन। तो पहले मैं सेल्फ इंडक्शन बताऊं। सेल्फ, तो सबसे पहले मैंने मान लिया ये एक लूप है और इसमें ये करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक, और ये इसका सेंटर है। अब सोचो इसकी करंट की वजह से, इसकी रेडियस कुछ मान लो आर होगी, ठीक, स्मॉल आर। तो इस करंट की वजह से यहाँ पे फील्ड होगा, है ना, फील्ड होगा। कहाँ की तरफ होगा? तो देखो करंट करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? उसके सेंटर पे। तो राइट हैंड से करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दो तो थंब बताता है फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो ये कर दिया, फील्ड हो गया अंदर, तो यहाँ ये फील्ड आ गया, ठीक। अब बी कितना होता है? बी बराबर सेंटर पे निकाल लेते हैं, मान लेते हैं सेंटर पे निकाल। एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो b बराबर हो जाएगा सेंटर पे μ0/2 I बाई डिस्टेंस, μ0/2 I बाई रेडियस, यही होता है, ठीक, लूप की वजह से। कहाँ है? अंदर की तरफ। तो इसका φ1 बताइए, v1 मान लेते हैं, तो φ1 बताओ। तो φ1 हो जाएगा v1 इंटू एरिया, ठीक। इसका फ्लक्स आ गया, मतलब इस लूप से जाने वाला फ्लक्स आ गया इसी की करंट की वजह से, मतलब लूप की ही करंट की वजह से लूप से ही जाने वाला फ्लक्स ये हो गया। अब मैंने क्या किया? करंट को डबल कर दिया, तो फिर B2 क्या हो जाएगा? μ0/2 2I अपॉन R, डबल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो φ2 क्या हो जाएगा? B2 इंटू ए, मतलब ये भी डबल हो गया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, डबल हो गया। अब सोचो इसी की करंट को जब तुमने बदला, किसी लूप में फ्लो होने वाली उसकी खुद की करंट को तुमने बदला, तो उसी से जाने वाला फ्लक्स चेंज हुआ। करंट को बढ़ाया, देखो फ्लक्स बढ़ गया, तो फिर फ्लक्स बढ़ गया मतलब फ्लक्स चेंज हो गया। तो इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो फिर इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आना चाहिए, फैराडेज लॉ। तो इसी लूप में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा और एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो जाएगी, जो क्या करेगी? फ्लक्स के चेंज, मतलब बढ़ रहा है यहाँ पे, तो उसका अपोज करेगी, फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगी इंड्यूस्ड करंट। तो कैसे करेगी? तो यहाँ फ्लक्स बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने नहीं देगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसका जिस डायरेक्शन में है, इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, उसका उल्टा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी इंड्यूस्ड करंट। तो कैसे? अंदर है इसका फील्ड, तो इंड्यूस्ड करंट का बाहर आएगा, मतलब यहां। तो देखो करंट ऐसे जाएगी, तो ये होगी इसमें आई इंड्यूस्ड। अब अगर इसका उल्टा कर दूं, मैं करंट को डिक्रीज कर दूं, करंट फ्लो ऐसे ही हो, लेकिन आई थी उसको I/2 कर दे, जबकि करंट की डायरेक्शन यही है, तो अभी करंट कम हो गई तो फ्लक्स कम हो जाएगा। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और फ्लक्स कम हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट फ्लक्स को बढ़ाएगी। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो उसको कम नहीं होने देगी, उसको सपोर्ट करेगी, बढ़ाएगी। तो कैसे? उसी की डायरेक्शन में वो इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो जाएगी, मतलब ऐसी ही करंट फ्लो हो जाएगी, देखो ऐसे। तो ये अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा था उसका सपोर्ट करेगी अंदर। कैसे? अपना खुद का अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके। तो क्या हो रहा है? जब किसी कॉइल में, डेफिनेशन लिखना है इसकी, जब किसी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट को हम चेंज करते हैं, तो उसी कॉइल में जब किसी कॉइल में फ्लो होने या लूप में फ्लो होने वाली करंट को हम चेंज करते हैं, तो उससे लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। इस वजह से उसी लूप में खुद में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो जाती है जो फ्लक्स चेंज का अपोज करती है। इस फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस, ये तो लिख लेना पहले डेफिनेशन में, ये एग्जांपल हो गया, ठीक। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है ये देखिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? तो देखो ध्यान से, सेल्फ इंडक्टेंस में
कॉमन सी बात बता रहा हूं सेल्फ इंडक्टेंस में। ये बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स, यही जो मैंने लिखा था उसी का बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू द लूप, क्या बोलते हैं इसको, फाई, किसके प्रोपोर्शनल होता है? इस लूप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा था B इंटू ए, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? B और A के। तो A तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, A तो कांस्टेंट है, ठीक, तो फिर B के प्रोपोर्शनल हुआ। और B किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। मतलब सीधी सी बात है, फाई प्रोपोर्शनल करंट, किसी लूप से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल में होता है, तो फाई प्रोपोर्शनल आई, तो फिर फाई बराबर एक कांस्टेंट आएगा L इंटू आई, ठीक। वेयर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, वेयर कांस्टेंट L, ये L आया ना कांस्टेंट, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप, ये है लूप का सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? अब देखो ये ध्यान रखना है, अब इसकी डेप्थ को देख रहे हैं, यूनिट, तो L बराबर फाई अपॉन आई, फाई की क्या होती है? वेबर, बता चुके हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर अपॉन एम्पियर, तो वेबर अपॉन एम्पियर, या इसी को बोलते हैं हेनरी, एक साइंटिस्ट के नाम पे इसको हम बोलने लगे हैं। तो ध्यान रखना, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, ऐसा यूनिट, ठीक। अब देखो इसी में जो अभी मैंने लूप लिया था उसमें इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएंगे कितने, ये हम कैसे निकालेंगे? तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल, तो ये E बराबर फैराडेज लॉ लगा दो माइनस डी फाई बाय डी टी। ये ध्यान रखो कि ये फाई जो है वो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स, ठीक। तो E बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी, तो E बराबर, ये तो फैराडेज लॉ है, E बराबर माइनस डी, फाई की जगह पे लिख दो एल आई, जो अभी हमने डिराइव किया, एल आई अपॉन डी टी। अब इसमें L क्या है? L तो कांस्टेंट है, तो L अगर कांस्टेंट है तो फिर E बराबर माइनस L बाहर कर लो, और ये हो गया डी आई बाई डी टी। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है कि अगर हमें ओरिजिनल करंट जो है, देखो ओरिजिनल करंट जो फ्लो हो रही है I, मेन करंट, वो उसका रेट ऑफ चेंज पता है, ओरिजिनल करंट का रेट ऑफ चेंज पता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो लूप में आएगा वो आएगा माइनस L डी आई बाई डी टी। क्लियर? तो अगर मैं उसी कॉइल को ले लूं, फिर से ये वाली कॉइल थी, इसमें ये करंट फ्लो हो रही थी, अब इसमें अगर मैं इंड्यूस, और फील्ड कहां था? अंदर की तरफ, और मान लेते हैं करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है, तो इंड्यूस्ड करंट कैसे फ्लो होती है? इंड्यूस्ड करंट तो इसकी उल्टी फ्लो होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो ये इंड्यूस्ड करंट बाहर की तरफ फील्ड प्रोड्यूस करेगी, मतलब ऐसे करंट फ्लो होगी। तो ये बैटरी कैसे बनाओगे? यहाँ पे कितना सिंपल है, ये प्लस ये माइनस, ठीक, बन गई बैटरी कितने की? E बराबर ये लिखा हुआ है माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो इसमें ध्यान रखो माइनस मत लगाया करो, क्योंकि पोलैरिटी तो हमें पता ही है, सिर्फ L और डी आई बाई डी टी को रख दो। अब अगर डी आई बाई डी टी, देखो डी आई बाई डी टी, अगर करंट बढ़ रही है टाइम के साथ तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा, और अगर करंट घट रही है टाइम के साथ तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव होगा। उसी के हिसाब से यहां रखना है, L हमेशा पॉजिटिव होता है, L इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? तो इतना हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये दो फॉर्मूले बेसिक बिल्कुल 100% आपको याद होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो देखो पहले हम इस फॉर्मूले का यूज समझाएंगे आपको क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, और फिर इस फॉर्मूले का यूज समझाएंगे। चलो, तो पहले तो हम किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो कॉइल का क्या, एक सोलेनॉइड ले लेते हैं, जैसे मान लो, देखो पहले मैं समझा दूंगा आपको, कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो समझना, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस। आपको याद होगा जब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होती है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और पोटेंशियल, ये जब रेजिस्टेंस आ रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर होता है, ठीक। ऐसे ही कैपेसिटर में भी आपको पता है, अगर ये प्लस और माइनस और चार्ज क्यू है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्यू बाई सी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक लूप जोड़ दूं, कैसे जोड़ दूं लूप? ऐसे नहीं, देखना लूप कैसे जोड़ रहे हैं, ये जोड़ दिया लूप, ठीक। समझो ये लूप ऐसे जोड़ा है हमने, ठीक है, क्लियर? या ऐसे जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर हम, लेकिन अगर करंट ऐसे जा रही है तो हमें लूप को ऐसे जोड़ना चाहिए, ठीक,
ऐसे, क्योंकि वायर का मैं या कैसे भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें करंट तो ऐसे जाएगी, जब इसमें करंट जाएगी ऐसे समझो, और अच्छा डायग्राम बनाया था ऐसे। ठीक, तो देखो यहां से करंट जाके और ऐसे निकलेगी और यहां से ऐसे बाहर आ जाएगी, ये जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में थोड़ा सा गैप है, तो इसमें करंट देखो ऐसे फ्लो हो गई। अब करंट फ्लो हो गई तो इससे फ्लक्स पास हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो हो गई तो इसमें फ्लक्स पास हो जाएगा। अब अगर मैं इस करंट को चेंज कर दूं, मतलब इस करंट को, जहां पे करंट तो हर जगह सेम रेट से ही चेंज होगी, तो अगर मैं इस करंट को चेंज कर दूं तो यहाँ पे भी करंट चेंज होगी, मतलब di/dt आएगा, और di/dt आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इसी में, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, जैसे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो जैसे r के अक्रॉस होता है, c के अक्रॉस होता है, वैसे यहाँ पे भी होता है, कितना, L di/dt, ये मैग्नीट्यूड है। पोलैरिटी तो हम देखेंगे कि करंट बढ़ रही है कि घट रही है, उस हिसाब से प्लस और माइनस बनाएंगे। अभी हम बताएंगे अभी इसको, तो समझ में आ रही होगी इतनी बात, ठीक। अब देखो एक्चुअली में यहाँ पे एक लूप, मतलब कोई भी जो लूप होगा ना, वो लूप का एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा, क्या होगा, L, सेल्फ इंडक्टेंस L। और अगर लूप में फ्लो होने वाली करंट चेंज हो रही है, मतलब di/dt है, तो फिर इस लूप के अक्रॉस, ये लूप क्या करेगा, अपने अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर देगा। जैसे कि कैपेसिटर पे जब चार्ज होता था तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता था, रेजिस्टेंस में करंट होती तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। ऐसे इसमें करंट नहीं, करंट से मतलब नहीं है इसको, करंट अगर कांस्टेंट है, मान लो करंट कांस्टेंट और di/dt 0 होगा, तो ईएमएफ यहाँ पे 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, ठीक, इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए, di/dt होना चाहिए, मतलब करंट का चेंज होना चाहिए, तो इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। अब मैंने एक लूप बनाया है, जरूरी है कि मैं एक ही लूप बनाऊं, मैं यहाँ पे और भी लूप बना सकता हूँ, 3 लूप बना दे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये एक इस टाइप से एक सिंबल बनाते हैं ऐसा, अगर ये सिंबल है और इस टाइप का कोई वायर लूप है और इसमें करंट फ्लो हो रही है I, सोलेनॉइड टाइप का है, देखो इसमें करंट फ्लो हो रही है I, और अगर ये चेंज हो रही है तो इस एंड और इस एंड के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे देखेंगे वो अभी मैं बता रहा हूं। कितना ईएमएफ आएगा, L di/dt, जहां L क्या है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस, तो पहले हमें इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना आना चाहिए, और फिर हम इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा वो तो हमें पता है, L di/dt। पोलैरिटी कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे, तो पहले हम लोग सीखेंगे क्या, किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। चलो देखते हैं किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। ध्यान क्या रखना है कि इंडक्टर, इसको इंडक्टर बोलते हैं, इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी आएगा जब करंट उसमें जो फ्लो हो रही है वो चेंज हो रही हो। अगर करंट चेंज नहीं हो रही होगी, मतलब di/dt 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E बराबर L di/dt वो 0 हो जाएगा, ठीक। चलो तो देखो सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका सेल्फ इंडक्टेंस। तो सबसे पहले तो एक सोलेनॉइड कहाँ है, देखो ये है सोलेनॉइड, ऐसे समझना कौन सी सोलेनॉइड है ये सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ L बहुत ज्यादा है और रेडियस R बहुत कम है, क्लियर। और इस पे देखो ऐसे टर्न्स हैं, ऐसे वही लूप बनाए हैं जो और अच्छे से बना दे रहे, ऐसे ये देखो, फिर ऐसे ये देखो, फिर ऐसे ये देखो, फिर ऐसे, ठीक। इस तरीके से इसमें लूप है। अब यहां से करंट फ्लो करते हैं हम, यहां से करंट फ्लो करते हैं, यहां से करंट बाहर निकल आएगी लूप में घूमते 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 घूमते। तो ये बहुत सारे लूप हो गए। अच्छा पहले तो ये बता दें कि सोलेनॉइड कैसी है, इसका L बहुत बड़ा है, किससे, R के कंपेयर में, मतलब ये बहुत थिन है और ये लेंदी है, मतलब ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड हो गई, इनफाइनाइट सोलेनॉइड हो गई, ये करंट जा रही है, ठीक, ये करंट। तो अगर इनफाइनाइट सोलेनॉइड, अब देखो करंट ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे,
तो ये कर्ल करो, फील्ड कैसे निकालोगे, फिंगर्स को कर्ल कर दो, ये कर दिया, ये फील्ड आ गई। और आपको याद होगा कि इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैंने बताया था आपको। अगर इनफाइनाइट सोलेनॉइड होती है तो इसके अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होती है। तो इस तरफ ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, और बी की वैल्यू क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड यूनिफॉर्म होती है, जो कि है ना, बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये बहुत जरूरी है समझना। अब मैंने मान लिया स्मॉल एन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो बी की वैल्यू तो बी बराबर तो ये आ गया हमारा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, ऐसा है। और लूप देखो ये है, तो इनका एरिया भी ऐसा ही होगा, तो थीटा तो 0 हो गया, तो फ्लक्स निकालो आप। तो टोटल फ्लक्स निकालना है हमें, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, तो पहले एक टर्न का फ्लक्स। अब ये बताओ हर टर्न का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर, और सब में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है कितनी, ये। तो एक टर्न का फ्लक्स निकालो पहले, तो फ्लक्स विथ वन टर्न, मतलब ईच टर्न क्या हो जाएगा, फाई बराबर बी इंटू ए, तो ये बराबर बी इंटू ए, तो बराबर बी कितना है, म्यू नॉट एन आई, और इंटू ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एक टर्न का फ्लक्स पर ईच टर्न। अब टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, तो टोटल टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल टर्न कैसे निकालोगे, तो यूनिट लेंथ में टर्न कितने हैं, एन, स्मॉल एन, और टोटल लेंथ है एल, तो एन इंटू एल हो जाएगा टोटल टर्न्स। तो यहां लिख दे रहे हैं टोटल टर्न्स बराबर एन इंटू एल, कैपिटल एल मान लिया, ठीक। तो यहां पे टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, इस n इंटू एल से मल्टीप्लाई, तो n इंटू एल इंटू म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। मतलब कि क्या आ गया, फाई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर, देखो n का स्क्वायर हो गया, एल आर स्क्वायर इंटू एल, ये आ गया, और इंटू आई, ये भी, ये हो गया टोटल फ्लक्स। अब मुझे निकालना था इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल, क्योंकि अगर मुझे एल पता चल गया और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसका डीआई बाई डी टी पता चल गया, तो फिर मैं अगर मुझे करंट एल पता चल गया इसका, और मुझे करंट का रेट ऑफ चेंज पता है, तो मैं एल डी आई बाई डी टी निकाल लूंगा। मतलब इन दोनों के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लूंगा, क्योंकि इसमें करंट चेंज हो रही तो ये अपोज करेगी। कैसे अपोज करेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करके। तो इस एंड और इस एंड के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, एल डी आई बाई डी टी। तो पहले एल पता होना चाहिए, वही एल में निकाल रहा हूं। तो एल बराबर कितना होता है, अभी हाल लिखा था फाई अपॉन आई, तो इसमें आई से डिवाइड कर दो तो आई खत्म हो जाएगा, तो म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल, ये आ गया इसका सेल्फ इंडक्टेंस। ये हमें हमेशा याद होना चाहिए, ठीक। अब जरा देखो फाई बराबर क्या लिखा मैंने, एल बराबर क्या लिखा, फाई अपॉन आई। इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल बराबर फाई अपॉन आई। ये बिल्कुल इंडक्टेंस उसी के जैसा है जैसे कैपेसिटेंस निकालते हैं, सी बराबर क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी। लेकिन ना तो क्यू पे डिपेंड करता है और ना ही वी पे डिपेंड करता है। तो देखो यहां पे भी ये आई पे डिपेंड नहीं करेगा, देखो करंट से करंट कैंसिल हो गई, ठीक। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, इसके डायमेंशंस की प्रॉपर्टी, इसकी डायमेंशंस पे डिपेंड कर, जैसे कैपेसिटेंस की, जैसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डायमेंशन पे डिपेंड करती है, ऐसे ही जैसे रेजिस्टेंस R बराबर V अपॉन आई, लेकिन ना तो V पे डिपेंड करता है और ना I पे डिपेंड करता है, बिल्कुल वैसे ये भी है। तो इंडक्टेंस L जो है किसी सोलेनॉइड का कांस्टेंट रहेगा जब तक कि आप क्या ना बदलो, इसकी कंस्ट्रक्शन ना बदलो। कंस्ट्रक्शन मतलब लेंथ ना बदलो, रेडियस ना बदलो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ना बदलो, और म्यू नॉट ना बदलो। म्यू नॉट मतलब इसके अंदर मीडियम जो है एयर, उसकी परमिएबिलिटी, दूसरा मीडियम लेके आ जाओ तो ये एयर बदल जाएगा, ठीक। तो यहां पर ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि यही वाली सोलेनॉइड ली मैंने, एल इसका ये है पूरा, ठीक। अब वो कह रहा है कि मैंने इस सोलेनॉइड की लेंथ को डबल कर दिया, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रख के। तो इफ
लेंथ इज डबल, मतलब एल की जगह पे हो जाएगा 2l, बाकी सब कुछ वही है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी नहीं है, बाइंडिंग भी वैसा ही है, ठीक। तो फिर एल डैश बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर, रेडियस भी वही आर स्क्वायर इंटू 2l, मतलब एल डैश बराबर 2 टाइम्स, और ये पहले वाला है डबल हो गया, ठीक। अब देखो एक और क्वेश्चन कैसे बनता है, वो कहता है कि मैंने बाइंडिंग वैसे ही रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स जितने अभी थे, मतलब जो टोटल टर्न्स थे वही है, लेकिन मैंने इसको खींच, मतलब इसको लेंथ अकेली बढ़ा दी, और बाइंडिंग जो अभी टर्न्स थे वही टर्न्स पूरे में फैला दिए, मतलब टर्न्स की डिस्टेंस बढ़ गई, ठीक। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कम हो जाएगा। सोचो ना, इतने ही टर्न्स डबल लेंथ में बाइंडिंग किए हैं हमने, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चेंज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चेंज एन डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये एल डैश है, एन डैश क्या हो जाएगा, तो टोटल टर्न्स, तो टोटल टर्न्स कितने होंगे, अब देखो ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में निकाल रहा हूं, तो टोटल टर्न्स तो वही है जो पहले थे, मतलब कितने, n इंटू एल अपॉन टोटल लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बराबर टोटल टर्न्स वही है जो पहले थे अपॉन टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ तो डबल हो गई, मतलब 2l, तो ये हो जाएगा n/2, और लेंथ l डैश बराबर क्या हो गया 2l। अब नया l डैश क्या होगा, इंडक्टेंस, फिर से वैल्यू रख दो, तो म्यू नॉट पाई n स्क्वायर, n की वैल्यू n/2, तो ये n स्क्वायर बाई 4 इंटू आर में कोई चेंज नहीं किया तो आर स्क्वायर, और लेंथ की जगह पे एल की जगह 2l हो गया, तो ये एल डैश बराबर हो जाएगा, देखो 2 से 4 कैंसिल है, मतलब l/2 बचेगा। तो ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखना, और आई थिंक सब लोग इसको समझ भी गए होंगे। अब हमने ये जनरल पढ़ लिया है, सोलेनोइड का ही हमें ध्यान रखना होता है। अब देखो, अब हम पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, पोलैरिटी का डिसाइड करने का मतलब पहले समझो, मतलब अगर इसी में मैंने करंट को चेंज कर दिया, मतलब वेरिएशन कर दिया, di/dt लेके आ गए हम, तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा यहाँ पे, ठीक। मतलब एक इंडक्टर में करंट जो फ्लो हो रही है उसको वेरी करा दें तो उसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा ये भी तो पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं कैसे डिसाइड करते हैं इसको, बहुत सिंपल है, बस करना क्या है हमें, अगर जो फ्लो होने वाली करंट है, मेन करंट, उसको मेन करंट बोलते हैं, ठीक। अगर मेन करंट इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट उसका अपोज करेगी, और मेन करंट अगर डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट उसका सपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज तो मेन करंट के चेंज की ही वजह से होगा ना। तो देखो दोनों केस देख लेते हैं। मान ये इंडक्टर है, देखो ये इसका सिंबल है इंडक्टर, ये है इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस कितना है L, हमें ये पता है, और यही इंडक्टर यहाँ पे सेकंड केस में इंडक्टर इंडक्टेंस L, इसमें देखो दोनों में करंट फ्लो हो रही है I, दोनों में करंट फ्लो हो रही है I, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, हमें निकालना क्या है VA माइनस VB, हमें निकालना है VA माइनस VB, मतलब A और B के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है A, ये है B, करंट I। अब देखो ये I जो है I वो डिक्रीजिंग है, वो सॉरी इंक्रीजिंग है, इसमें I इंक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग है तो di/dt क्या होगा पॉजिटिव होगा, और किसमें I जो है वो डिक्रीजिंग है, करंट डिक्रीजिंग है, तो फिर di/dt कैसा होगा नेगेटिव होगा, ठीक। बस अब देखो ध्यान से, तो करते क्या है हम लोग, यहाँ पे पोलैरिटी बनानी है हमें, तो सबसे यहाँ पे मतलब बैटरी बनानी है, तो देखो ऐसे बैटरी यहाँ पे बनेगी, ये B और ये A, ऐसे यहाँ पे ये A और ये क्या है B, और यहाँ बैटरी बना रहे हैं। अब देखो समझो ध्यान से, हमें निकालना क्या है VA माइनस VB। अब इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें ये करंट बढ़ रही है कि घट रही है। देखो ये करंट जा रही है तो यहाँ इन सारे लूप से फ्लक्स पास होगा, और करंट अगर बढ़ रही तो ये फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी जो कि इसका अपोज करेगी, क्योंकि बढ़ने की वजह से इंड्यूस्ड करंट आ रही है। तो इंड्यूस्ड करंट किस तरफ आनी चाहिए, इस तरफ, बढ़ती हुई करंट को अपोज करनी चाहिए। तो ये इंड्यूस्ड करंट है I इंड्यूस्ड, क्लियर, इस तरफ।
तो फिर इस तरफ करंट फ्लो कैसे हो सकती है जब बैटरी ऐसी हो, ये प्लस ये माइनस, और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर एल डी आई बाई डी टी। मैंने बोला मैग्नीट्यूड लिखना, मोड लिखना इसका, ठीक। ऐसे यहां पे देख लेते हैं एक बार पहले, ये करंट ऐसे जा रही है और ये घट रही है, डिक्रीज हो रही है करंट, तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, तो फिर इंड्यूस्ड करंट इसको सपोर्ट करेगी, तो फिर ऐसे बैटरी बनेगी और इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर फिर वही मैग्नीट्यूड ही लिखना है, मोड लिखना है इसका एल डी आई बाई डी टी, मतलब पॉजिटिव लिखना है हमको। अब हम यहां पे लिखते हैं, तो वी ए माइनस वी बी लिखा मैंने एल डी आई बाई डी टी बराबर। अब देखो L इज ऑलवेज पॉजिटिव, L कभी नेगेटिव नहीं होता, तो L पॉजिटिव और di बाई dt कैसी है, नेगेटिव है। L तो पॉजिटिव और di बाई dt यहाँ पे नेगेटिव है, जैसे मान लो di बाई dt है 4, तो यहाँ 4 नहीं रखोगे, यहाँ -4 रखोगे, तो ये देखो आ गया नेगेटिव, और होना भी चाहिए क्योंकि A नेगेटिव है और B पॉजिटिव, मतलब ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, तो लोअर माइनस हायर नेगेटिव आना चाहिए। ऐसे इसमें देखो ये हायर है और ये लोअर है, तो हम लिख रहे हैं L di बाई dt बराबर L पॉजिटिव है और di बाई dt भी पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था इसका, कुछ नहीं करना है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है, कॉमन सेंस लगाना है बस, ठीक। तो आई होप ये बातें सब लोग जरूर समझ गए होंगे। अब देखो, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक आध समझना इसको ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहां पर मैंने एक ये करंट फ्लो कर दी आई, और यहां पर एक इंडक्टर ले लिया, यहां एक बैटरी बना दी 5 वोल्ट की, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक। यहां पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया R बराबर 2 ओम मान लेते हैं, ठीक। और ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A, और di बाई dt की वैल्यू है 1 एम्पियर पर सेकेंड। आप देखना पहले समझना, कह रहा है कि ये L बराबर इसका इंडक्टर है 1 हेनरी, ठीक। चलो अब इसमें करंट जो है वो 2 एम्पियर है, ठीक। करंट जो है वो 2 एम्पियर है, L V सब दिया है इसमें, देखो, ठीक। कह रहा है फाइंड VA माइनस VB, मतलब A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये है क्या यार, ये तो सर्किट ही क्लोज नहीं है, तो एक्चुअली में ये एक पार्ट उठा लिया गया है किसी बड़े से कंप्लीट सर्किट से, इसमें क्लोज्ड लूप नहीं बन रहा, तो केवीएल कैसे लगाएं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं जब केवीएल नहीं, वो मतलब क्लोज्ड लूप नहीं बन पाता है, ये बहुत जरूरी है। कैपेसिटर में भी आता है ये क्वेश्चन, रजिस्टर में भी आता है, लेकिन उसमें पढ़ाया नहीं मैंने, तो इसलिए मैं अब बता रहा हूं। तो बहुत ध्यान से देखो इसमें कैसे करते हैं। मान लो हो गए VA माइनस VB बता दो, मतलब कुल मिला के एक इक्वेशन कैसे बनाते हैं इसकी। तो A और B इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, कुछ नहीं करना, VA माइनस VB लिखो बस हमेशा, VA माइनस VB बराबर। अब देखना कैसे आएगा VA माइनस VB। पहले ये देखो, ये इंडक्टर यहाँ, ये A है, ये इंडक्टर है, यहाँ पॉइंट मान लो C और ये पॉइंट मान लो D। अब देखो A और C के बीच में इंडक्टर है, C और D के बीच में बैटरी है, D और B के बीच में रेजिस्टेंस है, क्लियर। करंट ऐसे जा रही है, तो इस बैटरी करंट के जाने से बैटरी की पोलैरिटी थोड़ी बदल जाती है। रेजिस्टेंस में करंट अगर ऐसे जा रही है तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये तो हमें पता ही है। बस इसमें है प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें करंट बढ़ रही है कि घट रही है, रेट ऑफ चेंज डी बाई डी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पे डिपेंड करेगा, ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा, कैसा होगा, ठीक। तो कह रहा है कि VA माइनस B बताओ, तो देखो कैसे लिखेंगे VA माइनस VB। तो पहले तो VA माइनस BC, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, VA माइनस BC, VA माइनस BC प्लस, अब बैटरी के अक्रॉस तो VC माइनस BD, VC माइनस BD, चलो प्लस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा VD माइनस BB, VD माइनस BB, क्लियर। अब देखो VC BC कैंसिल, VD BD कैंसिल, क्या बचा VA माइनस BB, वही मैंने लिखा है, मतलब कि मुझे सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको जोड़ना है यहाँ पे विद पोलैरिटी, ठीक। अब देखो कैसे लिखें, ये ध्यान रखना है कि VC जस्ट चलो VA माइनस BC इसको लिखेंगे अभी, तो पहले प्लस इसको लिखते हैं, तो VC माइनस BD,
अब करंट ये जा रही है VC माइनस BD। अब ऐसा नहीं सोचना है कि C से D पे जा रहे हैं, नहीं, हमें VC माइनस BD, KVL थोड़ी लगा रहे हैं, VC माइनस BD मतलब ये देखो VC हाइयर है प्लस और ये माइनस, तो कुछ लोग सोचेंगे कि VC माइनस BD लिख रहे हैं तो माइनस पे पहुंच रहे हैं तो माइनस लगा, -5 लिख दो, नहीं, VC माइनस BD मतलब ये हाइयर माइनस लोअर लिखना है तो प्लस में आएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा प्लस। अब VD माइनस BB, तो VD माइनस BB, अब कोई सोचेगा कि VD माइनस B पे पहुंच रहा है नेगेटिव है तो माइनस IR कर दो, नहीं, प्लस, क्योंकि VD माइनस BB ये कॉस्ट, ये हाइयर ये लोअर, इसका माइनस इसका लिखना है तो प्लस आएगा, तो 2 इंटू और आई कितनी है 2, ये हो गया। अब ये प्रॉब्लम है तो इसमें मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं लिखना है, LDI/dt। अब साइन आपको समझना है, तो फर्स्ट केस है, कह रहा है फर्स्ट केस I बराबर 2 एम्पियर एंड I इज कांस्टेंट, BA माइनस BB फाइंड करो जब I इतनी और कांस्टेंट है। सेकंड पार्ट, I बराबर 2 एम्पियर एंड I इज इंक्रीजिंग एट रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट ये है I इज डिक्रीजिंग एट रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक, इस रेट से I डिक्रीज हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब पहला केस फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला है फर्स्ट, यहां है ये फर्स्ट पार्ट, तो ये BA माइनस B बराबर, ये तो सही है, इतना तो हमेशा यही रहेगा, चाहे डिक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उसमें थोड़ी चेंज होगा वोल्टेज बैटरी और रेजिस्टेंस में, इसमें बदलेगा बस। तो LDI/dt में L है 1 और इंटू DI/dt कितना है 0, क्योंकि I तो कांस्टेंट है, तो +5 + 4 बराबर 9 वोल्ट आंसर। सेकेंड पार्ट में BA माइनस BB, यही तो चाहिए हमें, बराबर, अब LDI/dt प्लस ये वाला 5 और 4 यही रहेगा, मतलब 9 यही रहेगा, ठीक, इसको लिखना है बस। तो ये L कितना है 1 और इंटू DI/dt। अब DI/dt कैसा है आप समझो ध्यान से, पहले ये बताओ यहाँ पे बैटरी की पोलैरिटी, बैटरी बनेगी उसकी पोलैरिटी कैसी होगी, तो बिल्कुल सिंपल है, करंट क्या है ये I और बढ़ रही है, मतलब इसमें इंड्यूस्ड करंट ऐसे आएगी, और इंड्यूस्ड करंट ऐसे तभी आ पाएगी जब यहाँ बैटरी का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, समझ गए, तभी ये इंड्यूस्ड करंट ऐसे आएगी। I इंड्यूस्ड, ये डायग्राम बना लेना, ठीक, प्लस माइनस कितना होता है LDI/dt, मतलब खत्म हो गया, VA माइनस BC जो है पॉजिटिव माइनस नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, तो L है 1 और DI/dt कितना है, वो भी 1 दिया है, तो ये 1 और प्लस 9 बराबर हो गया 10 वोल्ट, ठीक। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में फिर वही BA माइनस BB ही चाहिए। अब यहाँ L, ये वाला तो +9 ही रहेगा, ये LDI/dt लिखना है हमें, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो अगले केस का, अब यहाँ पे करंट ऐसी है और ये डिक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस्ड करंट सपोर्ट करेगी उसको, क्योंकि इसके डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है ना, तो फ्लक्स चेंज का अपोज कैसे होगा, जब ये करंट डिक्रीज हो रही है तो इसको बढ़ाएगा, सपोर्ट करेगा, तो आई इंड्यूस्ड ऐसे हो, मतलब पोलैरिटी ऐसे बनेगी, ये नेगेटिव, ये मतलब BA माइनस BC जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि लोअर माइनस हायर, तो नेगेटिव आना चाहिए, तो ये 1 और इनटू DI/dt 1 एम्पियर पर सेकंड, लेकिन डिक्रीज हो रही है तो -1, तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट, ठीक। तो आई थिंक ये बात बिल्कुल 100% सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देखो बेटा, सेल्फ इंडक्शन अभी हमने सीखा था, सेल्फ इंडक्टेंस सीखा था, अब हम लोग बिल्कुल वैसे ही म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे उसमें एक ही कॉइल थी और उसी कॉइल में करंट फ्लो हो रही थी, उसी कॉइल की करंट को हम चेंज कर रहे थे और उसी में जो फ्लक्स था वो चेंज हो रहा था, इसलिए उसी में इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा था। लेकिन अब अगर हम एक कॉइल में जो करंट चेंज हो रही है उसकी वजह से उसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ देखें तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। लेकिन अगर हम किसी एक कॉइल की करंट में चेंज होने की वजह से उसके पास रखी किसी दूसरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो उसको देखें तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। किसी एक में करंट चेंज होने की वजह से दूसरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये कैसे होगा देखते हैं। तो दो केस देख रहे हैं इसमें हम मैंने कॉइल 1 और कॉइल 2
यहाँ पे कॉइल 1 कॉइल 2, ये केस फर्स्ट है और ये देखो केस सेकंड है। अब केस फर्स्ट में मैंने कॉइल 1 में करंट फ्लो किया I1, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसमें मैंने करंट फ्लो किया I1 और I1 इज इंक्रीजिंग। अब पहले तो ये बाद की बात है, I1 इज इंक्रीजिंग। इसके पहले अब देखो इसमें करंट ऐसे फ्लो रहा है, ऐसे, ये है ऐसे करंट फ्लो रहा है, ऐसे, तो ये करंट फ्लो रहा है, तो यहाँ इसका फील्ड होगा ऐसे, करंट फ्लो होता है तो फील्ड आएगा ना, तो इसका फील्ड क्या इसी में होगा, इसमें नहीं आ सकता, बिल्कुल आएगा। देखो इसका फील्ड है, यहाँ से ऐसा है फील्ड, इसमें ऐसा होगा तो ऐसे आ रहा होगा फील्ड, तो इससे भी तो उसकी फील्ड लाइंस पास हो रही होगी, दूर बना दिया मैंने, पास रखते हैं बिल्कुल, ठीक। तो इसका जो फील्ड है वो इससे भी पास हो रहा होगा, कैसे, ऐसे। तो देखो यहाँ पे इस I1 की वजह से यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह फील्ड है। तो इस करंट की वजह से मैंने यहाँ इस लूप से जो फील्ड जा रहा है वो देख लिया मैंने, मान लिया V1 है, ठीक, मान लिया ऐसे। तो फिर मतलब ये है कि इस करंट की वजह से इसमें फील्ड जा रहा है, मतलब इससे फ्लक्स एसोसिएट हो गया, ठीक। अब अगर मैं इसकी करंट को बदलूं तो इसका फील्ड बदलेगा, मतलब यहां पे भी फील्ड बदलेगा, तो इसका फ्लक्स भी बदलेगा, तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, डेफिनेशन लिखी है मैंने। या उल्टा करो, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, देखो इसमें ऐसी करंट फ्लो हो रही है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें करंट ऐसी है तो इसका फील्ड ऐसे जाएगा, तो इससे भी जाएगा और इससे भी जाएगा, तो यहाँ पे भी फील्ड होगा, तो फिर इसके एरिया से देखो फील्ड जा रहा है, तो इससे फ्लक्स एसोसिएट हो गया। और अब अगर मैं इसमें करंट I2 को चलो इंक्रीज करते हैं, I2 इज इंक्रीजिंग। अगर I2 इंक्रीज हो रही है तो इसका फील्ड बढ़ेगा, तो इसका फील्ड बढ़ेगा तो इससे भी फील्ड बढ़ेगा, तो इसका फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो फिर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन वो सेल्फ इंडक्शन होगा, मुझे इसमें देखना है, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब ध्यान से सुनो, पहली बात, फ्लक्स, अब कोई भी केस आप डिस्कस कर सकते हो, सब मैं केस फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूं। फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल 2, देखो इसमें करंट फ्लो नहीं, लेकिन फ्लक्स इससे निकालना है मुझे, पासिंग थ्रू कॉइल 2 बिकॉज ऑफ करंट I1 इन कॉइल 1, तो इसको मैं लिखूंगा phi2 मतलब कॉइल 2 से जाने वाला फ्लक्स। अब ये बताओ इससे जाने वाला फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड पे, और वो किसका है, इसका है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, इसकी करंट पे, मतलब कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी करंट पे डिपेंड करेगा, तो phi2, इससे फ्लक्स जो होगा phi2 प्रोपोर्शनल होगा I1, या फिर अगर तुम्हें इसका लिखना है तो लिखोगे phi1, इससे गुजरने वाला फ्लक्स वो इसकी करंट पे डिपेंड करेगा, phi1 प्रोपोर्शनल I2, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक। मतलब यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो phi1 प्रोपोर्शनल I2, दोनों जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो, आंसर सेम आता है। तो phi2 प्रोपोर्शनल I1, तो phi2 बराबर एक कांस्टेंट आएगा m, जैसे वहां पे क्या आया था L सेल्फ इंडक्टेंस, यहां पे आएगा M म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो M और इनटू I1 बिल्कुल सिमिलर है बिल्कुल। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, वेयर कांस्टेंट M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, क्लियर। अब m की यूनिट phi अपॉन I वही आएगी, मतलब हेनरी ही होती है जो L की थी, ऐसे यहां पे भी लिख सकते हो आप, phi1 बराबर MI2। ये m जो है ना दोनों केस में सेम है, समझ गए, ये किसको बोलते हैं, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकलिटी। थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकलिटी क्या बोलती है कि चाहे तुम m निकालो phi1 अपॉन I2 से, या फिर आप m निकालो phi2 अपॉन I1 से, ये दोनों ही सेम होंगे। ये थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकलिटी है, जिसमें हमें सुविधा हो, हम दोनों काम नहीं कर पाएंगे, अभी देखना हम क्वेश्चंस में आएगा, तो आपको एक कॉइल में करंट फ्लो करनी पड़ेगी, दूसरे से फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब वो किसमें करंट फ्लो करनी पड़ेगी, किससे फ्लक्स निकालोगे, वो
क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक। अच्छा, तो m जो है ये भी कांस्टेंट होता है, ना तो फाई पे डिपेंड करता है ना आई पे डिपेंड करता है। ये दोनों कॉइल्स के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है और इनकी मतलब ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और इनके शेप एंड साइज पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। करंट पे डिपेंड नहीं करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। तो ये पहला फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक। अब देखो, इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसका भी आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो देखना, अगर मैंने अभी क्या लिखा, फ्लक्स निकाला दूसरी कॉइल से, इससे किसकी वजह से आया फ्लक्स, इस वाले की वजह से, ठीक। इसकी करंट की वजह से यहां फ्लक्स आया है। तो अब इसमें फ्लक्स आ गया, अब ये चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। वो कब होगा, जब इसकी करंट चेंज होगी। तो फिर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो कितना आएगा, तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 2 में निकालूंगा, और यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 1 निकालोगे, वो तुम लिखोगे, अब मैं नहीं लिखूंगा उसको। तो ये होगा E2 बराबर सिंपल है, फैराडेज लॉ, माइनस d∅2 अपॉन dt। इससे फ्लक्स ∅2 है, तो इससे फ्लक्स जो ∅2 है उसका रेट ऑफ चेंज इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ देगा। तो E2 बराबर माइनस d/dt, और ∅2 की जगह पे देखो ये लिखा है mi1, तो mi1, अब m तो बाहर कर दो क्योंकि कांस्टेंट है, तो माइनस m di1 अपॉन dt। ये विशेष बात है। और अगर यहां से सॉल्व करोगे तो इसमें आएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 बराबर माइनस m di2 अपॉन dt, ठीक। तो ये फॉर्मूला है, मतलब अगर तुम्हें दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए तो माइनस उन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस पता होना चाहिए, इनटू पहली वाली कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पता होना चाहिए। जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस में E निकाला, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला माइनस L di/dt, उसी का L था, उसी का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट था। लेकिन इसमें M इन दोनों के बीच का होता है, किसी एक का नहीं होता, दोनों के बीच का M, और दूसरे में ईएमएफ चाहिए तो पहले का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक। ये विशेष बात है, बिल्कुल आई थिंक समझ गए होंगे, लिख लीजिए इसका। देखो अब हम म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड करना सीखेंगे। जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन निकाला सोलेनॉइड का, है ना, वैसे ही अब हम म्यूचुअल इंडक्शन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले सबसे सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक लूप है जिसकी रेडियस है b, ठीक, और यहां पर एक लूप है, छोटा सा लूप, सर्कुलर लूप, उस दोनों के प्लेन सेम एक ही प्लेन में है, बिल्कुल छोटा सा लूप है ये, मतलब ये छोटा सा, बहुत छोटा लूप। इसकी रेडियस है a, कितनी है a, और दिया है a बहुत बहुत छोटा है b से, ठीक। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या m होता है, तो कह रहा है m बताओ, ठीक। तो अब देखो ध्यान से क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा है छोटा लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ऐसे, ताकि डायग्राम तो समझ में आ जाए। ध्यान रखना कि बहुत छोटा है, ये है। अब सोचो क्या करें, म्यूचुअल इंडक्शन चाहिए, तो फाई बराबर एम आई, पहले तो ये देखो फाई बराबर एम आई, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। जहां आई अगर इस ये वाली आई लोगे तो फिर फाई इसका लेना पड़ेगा, यही होता है ना, और अगर इसकी करंट लोगे तो फिर इसका फाई लेना पड़ेगा। अब फाई बराबर क्या होता है, बी। अब सोचो अगर मैं इसमें करंट फ्लो कर दूं आई, तो इसकी वजह से क्या आप इससे फ्लक्स निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसका पूरा जो एरिया है वो है पाई बी स्क्वायर, और इसकी वजह से फील्ड बी इंटू ए होता है ना फ्लक्स, तो इसका जो बी होगा यहाँ हर जगह अलग अलग होगा, यहाँ हर जगह अलग अलग होगा, तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो हम क्या करें, इसलिए हम फाई में निकाल पाएंगे इस वाले से। तो हम देखो एक काम करते हैं, अब देखना ध्यान से, इसमें करंट फ्लो कर देते हैं। अगर तुम इसमें करंट फ्लो कर रहे हो तो इससे फ्लक्स निकाल सकते हो, पता क्यों, क्योंकि इसकी वजह से यहां सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें पता है, इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, और सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही इसके पूरे एरिया में होगा, क्योंकि इसका एरिया बहुत छोटा है, समझ गए, गिवन है। तो हमें क्या करना चाहिए वो समझ गए होंगे आप लोग। तो मैग्नेट फील्ड ड्यू टू आई एट, ये सेंटर ओ बोल दे रहे, एट सेंटर ओ, तो ये हो जाएगा बी बराबर
म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई रेडियस। रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस b, तो ये b हो गया। ठीक, अब फ्लक्स थ्रू स्मॉलर लूप, फ्लक्स थ्रू स्मॉलर लूप मतलब इससे फ्लक्स, तो फाई बराबर b जो ये वाला है और इनटू उसका एरिया छोटे वाले का, मतलब b ड्यू टू बिगर, b ड्यू टू बिगर लूप एंड a ऑफ स्मॉलर लूप। ठीक, और थीटा में 0 आएगा क्योंकि इसकी वजह से जो फील्ड आएगी, देखो ये करंट कर्ल किया अंदर आएगी और इसका एरिया भी अंदर परपेंडिकुलर मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाई बराबर b बिगर म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई बी और इंटू a स्मॉलर, वो है पाई a स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से फाई बराबर हो गया म्यू नॉट पाई a स्क्वायर I अपॉन 2b। ये तो हो गया फाई। अब हमें निकालना है m, म्यूचुअल इंडक्शन, तो m बराबर फाई, इसका फाई अपॉन इसका i, तो m बराबर फाई, वो लिखा है अपॉन i कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट पाई a स्क्वायर अपॉन 2b। ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, ना तो करंट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, सिर्फ a मतलब एरिया पे डिपेंड, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है दोनों की, और म्यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है, बस। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको 100% समझ गए हो, और इसमें क्यों करंट ली, इससे क्यों फ्लक्स निकाला, ये भी समझ गए होंगे। अब हम देखो इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन सोलेनॉइड के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, 2 सोलेनॉइड ले लेते हैं हम लोग। कितनी? 2 सोलेनॉइड। तो मैंने माना कि एक तो ये सोलेनॉइड है, बड़ी सोलेनॉइड है, ये बहुत बड़ी सोलेनॉइड है। ठीक, इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, और इसमें ये मैं इसके नंबर ऑफ टर्न्स बना रहा हूं। ठीक है, और इसी के अंदर ये है सोलेनॉइड। ठीक, और इसी के अंदर मैंने छोटी सोलेनॉइड और रख दी, ये अलग दिख रही है आपको। ठीक, ये रख दी। अच्छा, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है, अंदर वाले की लेंथ है L2, इसकी रेडियस है R1 और अंदर वाले की रेडियस है, यहां लिख देते हैं, ये R2, और गिवन है R2 बहुत 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 छोटा है R1 से, ये गिवन है। ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो N1 एंड N2 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो है N1 एंड N2, और लेंथ क्या है? लेंथ है L1 एंड L2, ये दिख रहा है। L1 वाले में N1 टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, और L2 वाले में N2 टर्न्स है पर यूनिट लेंथ। रेडियस भी हमें दिख रही है। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो क्या करेंगे हम लोग, कह रहा है इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, तो फाइंड M, म्यूचुअल इंडक्टेंस बता दो, बता देंगे। सबसे पहले आप देखो, फिर से वही दिमाग लगाना पड़ेगा, करंट किसमें फ्लो करे। तो अगर तुम करंट इसमें फ्लो करोगे तो इसकी करंट की वजह से इसका जो फ्लक्स होगा, इससे बड़े वाले से पास होने वाला फ्लक्स, उसके लिए तुम्हें हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये कॉइल के तो बाहर है ना, जबकि हमें पता क्या है, किसी सोलेनॉइड के भीतर फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो अगर हम इस वाले में करंट फ्लो करते हैं, इसमें करंट फ्लो कर दूंगे, ठीक, इसमें, समझ रहे हो ना, तो इसकी वजह से फील्ड तो हमें पता है म्यू नॉट एन आई होता है, तो वही जो इसका फील्ड होगा अंदर हर जगह, मतलब इसके भीतर हर जगह फील्ड सेम होगा, छोटी वाली के हर जगह फील्ड सेम होगा, तो फिर हम आराम से फ्लक्स निकाल लेंगे छोटी वाली से, बी यूनिफॉर्म है इनटू एरिया कर देंगे। ठीक, तो इसलिए मैंने बाहर वाले में करंट माना आई और भीतर वाले से फ्लक्स निकाल रहा हूं, तो इसको मैं मान रहा हूं सोलेनॉइड S1 और इसको मैं मान रहा हूं सोलेनॉइड S2। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड S2 ड्यू टू S1, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड S2 ड्यू टू
S1 ये क्या हो जाएगा, B1 बोलोगे क्योंकि S1 की वजह से फील्ड है तो B1 बोल दो इसको, तो B1 बराबर म्यू नॉट इसके टर्न्स कितने हैं n, फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट ni, तो इसके n टर्न्स कितने हैं n1 है, वो दिया है ना हमें, तो म्यू नॉट n1 इंटू आई, ये हो गया इसके अंदर हर जगह फील्ड। अब फ्लक्स, तो फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, हमें ध्यान रखो इसके अंदर जो फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स चाहिए, तो एक टर्न का फ्लक्स निकालो पहले, उसमें इसके टोटल टर्न से मल्टीप्लाई करो तब आएगा, तो फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ S2, तो ये हो जाएगा बराबर B इंटू एक टर्न का एरिया, तो B कितना है, तो B1 है, और इंटू एक टर्न का एरिया क्या होगा पाई R2 स्क्वायर, इसका R2 रेडियस है तो पाई R2 स्क्वायर, तो ये बराबर B1 है म्यू नॉट n1 आई और इंटू ये पाई R2 स्क्वायर, ये हो गया इस S2 के भीतर वाली के एक टर्न का फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स थ्रू S2 ये हो जाएगा phi2 या phi लिख दो, phi2 ही लिख दो, चलो phi2, और इसको लिख दो I1, ठीक, इसको I1 मान लो, क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये I1 हो गया, तो phi2 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें टोटल टर्न से मल्टीप्लाई, मतलब म्यू नॉट n1 I1 पाई R2 स्क्वायर, यही पूरा इनटू टोटल टर्न्स, तो इसमें टोटल टर्न्स कितनी होगी, तो इसके अंदर वाली के, तो इसके यूनिट लेंथ में टर्न्स कितने हैं N2 और लेंथ कितनी है L2, तो ये हो जाएगा N2 इंटू L2, क्लियर। अब देखो ये हो गया phi2, अब हमें चाहिए m, तो m बराबर phi2 अपॉन I1, तो m बराबर phi2 ये है पूरा, और अपॉन में I1, तो I1 ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब बच जाएगा, तो देखो म्यू नॉट N1 N2 L2 R2 स्क्वायर, ये हो गया इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आई थिंक ये बात आप सब लोग जरूर समझ गए होंगे, N1 N2 पाई भी है, ये पाई, ठीक, ये है पाई, क्लियर। तो इस तरीके से हमने इसका वो निकाल लिया। अब तुम अगर इसमें करंट फ्लो करते तो इससे फ्लक्स नहीं निकाल पाते, क्योंकि इसकी फील्ड हर जगह अलग अलग होती, क्योंकि इसके बाहर है पॉइंट्स, ठीक, ओके। देखो बेटा अब क्या कह रहा है वो, ऐसे म्यूचुअल इंडक्शन पे क्वेश्चन बना दिया, कह रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, और ये इस इनफाइनाइट वायर से ए डिस्टेंस पे रखा है, तो कह रहा है इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्शन बता दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब M बता दो, तो फाइंड M। अब क्या करें, तो अब देखो ध्यान से, अगर तुम इसमें करंट फ्लो करते हो तो गड़बड़ हो जाएगी, इससे करंट फ्लो करोगे तो इससे फ्लक्स कहाँ से निकालोगे, तो वायर है, फ्लक्स निकलेगा नहीं इससे, है ना, तो क्या करो इसमें करंट फ्लो कर दो, इसमें करंट फ्लो कर दोगे तो क्या इससे फ्लक्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा, है ना, ये वाला तो क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इससे फ्लक्स निकाल लो, तो इसमें करंट है I1 और इससे फ्लक्स होगा phi2, तो पहले कैसे निकालें फ्लक्स, तो सबसे पहले तो यहां से जाना पड़ेगा अपन को x डिस्टेंस पे, ठीक, x पे जाके एक स्ट्रिप बनाओगे, फिर dx पे जाओगे, ये dx है, dx बहुत छोटा है, तो ये कितना है, ये तो b फिक्स है, और ये एरिया हो जाएगा इसका b इंटू dx, और इसकी वजह से यहाँ फील्ड आएगी b, कहाँ आएगी, राइट हैंड पाम रूल, तो ये करंट की डायरेक्शन में थंब पॉइंट इंडिकेट, फिंगर्स पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रही है, अंदर जाएगा फील्ड, तो ये हो जाएगा क्रॉस, तो b बराबर लिख लेते हैं पहले, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 a प्लस एक्स। अब फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया, जो एलिमेंट्री एरिया उससे फ्लक्स, तो ये तो d फाई होगा, तो d फाई बराबर b इंटू उसका dA, और कॉस तो जीरो है क्योंकि इसका एरिया भी अंदर मान लो और फील्ड भी अंदर है, तो d फाई बराबर b की वैल्यू है म्यू नॉट I अपॉन 2 a प्लस एक्स, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई होता है इसमें, ठीक, तो 2 पाई I बाई एक्स और I बाई ए प्लस एक्स, और dA है तुम्हारा b इंटू डी एक्स, ठीक, तो ये d फाई बराबर हो जाएगा टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स फाई के लिए इंटीग्रेशन, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाहर b बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस एक्स इंटू डी एक्स, और x की लिमिट देखो यहाँ 0 to L,
तो ये 0 टू L हो गई x की लिमिट, तो फाई बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, रखो इसमें, तो ln a प्लस एक्स आएगा, ln a प्लस एक्स, और लिमिट अभी डालनी बाकी है 0 टू L, तो पहले L डालोगे तो ये a प्लस L हो जाएगा, और 0 डालोगे तो a आ जाएगा, मतलब कि टोटल जो फाई आएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा ln a प्लस एल माइनस ln a माइनस ln, 0 डालोगे तो a आ जाएगा, ये हो गया फ्लक्स। अब खत्म, म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है, तो m बराबर हो जाएगा फाई, इसका फ्लक्स फाई अपॉन उसकी करंट आई, तो I1 या I जो भी I मान लो, ठीक है, तो फाई अपॉन आई, तो बराबर इससे डिवाइड करोगे तो I कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट b अपॉन 2 पाई ln a प्लस एल माइनस ln a, ठीक, तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। आई थिंक सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसी में, इसको नोट कर लेना, अब इसी में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज कर देता हूँ। देखो अच्छा क्या क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है पूरा, देखना बस ध्यान से। कह रहा है कि ये इनफाइनाइट है और यहाँ भी ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ध्यान रखना, ये इनफाइनाइट से हम ऐसे हैं, ये भी इनफाइनाइट, और फिर ये कर दिया हमने, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट, मतलब ये भी एक इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर लूप बना दिया मैंने, मतलब इसमें करंट ऐसे जाएगी आई इनफाइनाइट पे होके और यहाँ आ जाएगी वापस आई, और ये है तुम्हारा डी, ये भी फिक्स्ड है। अब कह रहा है बताओ इसका और इसका म्यूचुअल इंडक्शन बताओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कितना सिंपल है, जैसे इस वायर का निकाला तुमने अभी पूरा m, इसका भी बिल्कुल m वही निकालो, सिर्फ लिमिट्स चेंज होंगी, क्लियर। तो निकाल के m2, ये है इसका m1, इसका m2, इनका कुछ नहीं होगा क्योंकि इनकी वजह से ये इनफाइनाइट पे है तो फील्ड ही नहीं आएगा, ये भी पार्ट जो होगा वो भी इनफाइनाइट पे होगा तो इसका फील्ड नहीं आएगा, क्लियर। तो इन दोनों का m1 m2 निकाल के और सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि इसमें करंट देखो उल्टी है, इसमें करंट ऐसी है, इसमें उल्टी करंट है, तो इसका फ्लक्स भी उल्टा आएगा, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे। देखो बेटा अब हम लोग ये सीख रहे हैं, जैसे हमने पहले सीखा था, क्या कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर, ये होती थी एनर्जी डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होती है वहां एनर्जी होती है, और यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। अच्छा कैपेसिटर में एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, ये स्टोर करता था, रेजिस्टेंस एनर्जी स्टोर नहीं करता, उसमें तो लॉस होता है हीट के फॉर्म में, वो स्टोर नहीं करता, आप उसकी वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी उसमें वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पर एनर्जी होगी, और यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होगी, मतलब एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा U बराबर हाफ E की जगह पे B, तो B स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आपने देखा होगा हमेशा म्यू नॉट आता है लेकिन अपॉन में आता है, तो यहाँ 2 म्यू नॉट, तो ये होता है B स्क्वायर, जैसे इसका एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2, इसका होता है B स्क्वायर, नीचे 2 है, यहाँ पे भी 2, एप्सिलॉन की जगह पे नीचे म्यू नॉट, तो ये बिल्कुल एनालॉगस है। अब हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक। तो हमें सीखना है कि सबसे पहले तो ये एनालॉगस है बिल्कुल, और जैसे ये हाफ CV स्क्वायर आया था ऐसे ही इसमें भी आएगा, कुछ क्या आएगा देखते हैं इंडक्टर में। तो हमने क्या किया, देखो एक इंडक्टर बना लिया, क्या बना लिया, इंडक्टर। अब सोचो अगर किसी इंडक्टर में, इंडक्टर मतलब वही कॉइल जैसे, इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट अगर फ्लो करोगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो एनर्जी आएगी, है ना। अच्छा अब एक बात और, मान लो एक इंडक्टर है, इसमें करंट अभी 0 है, ठीक, और हम एकदम से आई करंट फ्लो करना चाहते हैं, तो जैसे तुम आई करंट फ्लो करने की कोशिश करोगे तो ये क्या करता है, जैसे तुमने अभी इसमें फ्लक्स कितना था, पहले जब ये करंट फ्लो नहीं हो रही थी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 था, मतलब फ्लक्स भी 0 था, लेकिन अब तुम चाहते हो इसमें आई करंट फ्लो करने, और जैसे ही आई करंट फ्लो करोगे तो फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स आएगा तो ये तो फ्लक्स मतलब फ्लक्स बढ़ेगा, पहले 0 था, करंट फ्लो की तो फ्लक्स आ गया। और ये इंडक्टर की आदत क्या होती है, इंडक्टर हमेशा क्या करता है, फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है, ठीक। तो जैसे ही तुम करंट आई फ्लो करने की कोशिश करोगे आई, तो ये अपोज करेगा पहले तो, मतलब ये करंट जो है तुम आई एकदम से नहीं पहुंचा सकते इसमें, ठीक।
ये करंट धीमे धीमे बढ़ेगी। तो पहले जो आई है, पहले जब आप फ्लो करोगे तो t बराबर 0 पर इसमें करंट 0 ही होगी। मतलब जैसे मान लो ये बैटरी है, ठीक, ये बैटरी है, सॉरी यहाँ पे ये बैटरी है, इसका EMF E है और ये स्विच है। अब t बराबर 0 पे अभी कोई करंट नहीं है, देखना अभी करंट नहीं है। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, कितने पे? t बराबर 0 पर ही मैंने क्लोज किया। तो t बराबर 0 पर इसमें कितना फ्लक्स आएगा? तो ये देखो कि t बराबर 0 पे जब तुमने स्विच ऑन किया उसके जस्ट पहले कितना था? 0। अब तुमने फ्लो इसको स्विच क्लोज कर दिया तो इसमें करंट फ्लो होगी, तो इसमें फ्लक्स आएगा। लेकिन इंडक्टर मतलब t बराबर 0 पर ही फ्लक्स नहीं आ पाएगा। फिर सुनो, जस्ट बिफोर t बराबर 0 फ्लक्स क्या था? 0। क्यों था? क्योंकि फ्लक्स होता है फाई बराबर LI, और सिंस I बराबर 0 था, स्विच क्लोज ही नहीं किया था। अब सिंस I बराबर 0 था तो फाई बराबर 0। अब देखो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोज मतलब एट t बराबर 0 हमने क्लोज किया, t बराबर 0 पे क्लोज किया, तो ये फ्लक्स अपोज करता है फ्लक्स के चेंज का, ये इंडक्टर अपोज करता है फ्लक्स के चेंज का। तो पहले 0 था तो इस टाइम पे अभी भी फ्लक्स 0 ही होगा, मतलब LI बराबर अभी भी 0 होगा, मतलब I बराबर 0 होगा। तो रूल क्या है कि इंडक्टर में, नोट लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्लक्स थ्रू एन इंडक्टर cannot change suddenly, टाइम लगेगा, इट टेक्स सम टाइम। मतलब अगर हम इसमें फ्लक्स 0 था पहले t बराबर 0 पे, जस्ट बिफोर t बराबर 0, और तुम t बराबर 0 पे स्विच को क्लोज करो तो t बराबर 0 पे इसमें करंट नहीं आएगी, क्योंकि फ्लक्स, करंट आएगी तो फ्लक्स आ जाएगा। और मैंने बोला इसका फ्लक्स कभी भी नहीं चेंज हो सकता सडनली, क्योंकि बहुत अपोज करता है ये, ठीक। क्योंकि जब t सोचो t बराबर 0 पे करंट 0 है और एकदम से करंट आ रही है तो उसका di/dt क्या होता है? काफी ज्यादा होता है, हाई, मतलब कुछ नहीं है और करंट आ रही तो di/dt इनिशियल बहुत ज्यादा होता है। तो करंट 0 होती है, बट di/dt मैक्सिमम होता है, di/dt बहुत हाई होता है। और इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड है। अब देखो ये पॉजिटिव है, यहां से करंट ऐसे जा रही है, तो इसमें फ्लक्स पहले 0 था, अब करंट ऐसे जा रही है, और ये करंट पहले 0 थी अब बढ़ेगी। तो करंट अगर बढ़ेगी, ये वाली करंट बढ़ेगी तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा? मतलब यहाँ बैटरी बन जाएगी ऐसे इंड्यूस्ड, ये करंट ऐसे जा रही है ना, मेन करंट वो बढ़ रही है, तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे आएगी तो पोलैरिटी ऐसे आएगी, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ E बराबर L di/dt जो आएगा, इसका कुछ L होगा, निकालना सीख चुके हैं, सोलेनॉइड का L। di/dt कैसा है? बहुत ज्यादा, मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत ज्यादा है, तो ये इतना ज्यादा है कि इस पूरे का अपोज कर लेता है, मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इनिशियली इसके बराबर होता है। क्योंकि अगर ये ईएमएफ उल्टा, देखो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा और ये ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसके बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे t बराबर 0, मैंने बोला t बराबर 0 पे इसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो, सडनली फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता। तुमने t बराबर 0 पे स्विच को क्लोज किया है तो t बराबर 0 पर ही इसमें फ्लक्स नहीं आएगा, मतलब इसमें करंट नहीं आएगी, क्योंकि करंट आएगी तभी फ्लक्स आएगा। क्लियर? तो इसमें I0 होगा, वो I0 कब होगा? जब इतना EMF पूरा इसमें EMF डेवलप हो जाए, इंड्यूस्ड EMF इसके बराबर है, तो पोलैरिटी उल्टी और इसकी भी उल्टी, तो नेट EMF ही 0 हो जाएगा, मतलब इसका EMF पूरा इस पे आ जाएगा। तो अगर इसमें रेजिस्टेंस भी जोड़ दें हम, एक रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया मान लो, तब भी पूरा इसी में EMF E आ जाएगा। इसमें कितना होगा? रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? जब करंट फ्लो होती है, तो करंट ही 0 होती है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0, पूरा इसका वोल्टेज इस पे ही आ जाता है। मतलब इंडक्टर पे t बराबर 0 पे जब हम स्विच क्लोज करते हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज आता है। अब मैक्सिमम वोल्टेज कब होगा? जब सर्किट में करंट 0 होगी, और मैक्सिमम वोल्टेज किसके बराबर हो सकता है? इसके बराबर, इससे ज्यादा थोड़ी ना डेवलप हो जाएगा, नहीं तो फिर करंट ऐसी उल्टी फ्लो हो जाएगी। क्लियर? तो हमें क्या ध्यान रखना है? t बराबर 0 पर अगर हम स्विच क्लोज कर रहे हैं तो t बराबर 0 पर इंडक्टर वाली लाइन में, ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती। जैसे कि कैपेसिटर में t बराबर 0 पे कैपेसिटर क्या करता था? याद करो, t बराबर 0 पे कैपेसिटर
ओपन कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता था, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता था, लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है। ठीक, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है, करंट जीरो होती है, और वहां पे कैपेसिटर में t बराबर जीरो पे करंट मैक्सिमम होती थी, क्योंकि वो कंडक्टिंग वायर अपोज ही नहीं करता था वो बिल्कुल, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, सीधी सी बात मैंने क्या बताई कि ये नोट हमें ध्यान रखना है। अब अगर जस्ट t बराबर जीरो पे फ्लक्स जीरो था, तो तुमने t बराबर जीरो का मतलब करंट जीरो थी, t बराबर जीरो पे स्विच को क्लोज किया तो करंट नहीं फ्लो होगी, क्योंकि फ्लक्स नहीं आना चाहिए अभी, उसके बाद आएगा, धीमे 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 बढ़ता जाएगा फ्लक्स, और बढ़ता है मतलब करंट बढ़ती जाएगी, ठीक, और फिर करंट मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब सीधी सी बात है t, अब ये मैंने बता दिया, ध्यान से समझना, पहले एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो, क्योंकि भी फिर आएगा यही चीज। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक इंडक्टर है, एक रजिस्टर है, इंडक्टर L है, ये स्विच है, ये बैटरी है, EMF E है इसका। मैं ये बोल रहा हूँ इसका EMF E है। मैं ये कह रहा हूँ कि t बराबर जीरो पे अगर तुमने इसको क्लोज किया, तो देखो अभी क्लोज करने के जस्ट पहले इसमें करंट ही नहीं थी, करंट क्लोज ओपन है तो करंट नहीं होगी, तो फ्लक्स जीरो। तुमने स्विच क्लोज किया t बराबर जीरो पे, ये करंट I बराबर जीरो होगा, मतलब इसमें ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ एक बैटरी बन जाएगी ऐसी, जिसका EMF इसके बराबर होगा, और इसमें रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो, क्योंकि करंट ही नहीं है, तो ये t बराबर जीरो का डायग्राम है। ठीक, अब KVL लगाओ, वैलिड हो जाएगा। देखो यहां से चलो तो प्लस E, और फिर यहां से चलो माइनस E, और यहाँ जीरो हो गया, जीरो पूरा। तो ये t बराबर जीरो की बात है। t ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि t बराबर जीरो पे जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसका फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अपोज करता है फ्लक्स के चेंज का, और सबसे ज्यादा अपोज करता है t बराबर जीरो पे, क्योंकि इस इंस्टेंट पे करंट जीरो होती है, बट di बाई dt रेट ऑफ चेंज, करंट जीरो है लेकिन बढ़ने का रेट इसका सबसे ज्यादा है, बढ़ना चाहती है बहुत तेजी से। तो इसके अक्रॉस जो L di बाई dt होता है, इसमें di बाई dt मैक्स है, तो ये E भी मैक्स होगा। अब E मैक्स कितना हो सकता है, इसके ही बराबर हो सकता है ना, और वो तभी होगा जब इसमें कुछ ना हो, है ना, मतलब इसका पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसी में आ जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में, तो इसमें जीरो, तो करंट जीरो। क्लियर, ये ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। अब t बराबर जीरो पे है, ये t बराबर t पे क्या होगा, t बराबर t पे इसमें कुछ करंट आ गई होगी, और अभी भी करंट बढ़ने की कोशिश कर रही होगी, मतलब di बाई dt भी होगा, तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन करंट भी होगी, तो इसमें भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ है बैटरी का, वो कुछ इसमें होगा और कुछ इसमें होगा। फिर धीमे धीमे क्या होगा, करंट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और जब करंट मैक्स हो जाएगी तो फिर di बाई dt क्या होगा, जीरो, और तब इसमें ईएमएफ जीरो हो जाएगा, मतलब तब इसका पूरा ईएमएफ इसमें आ जाएगा, और तब करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और di बाई dt, ये करंट मैक्स हो जाएगी और di बाई dt जीरो हो जाएगा, ये मैक्स हो जाएगा, और ये होगा t बराबर इन्फिनिटी पे। और ये बिल्कुल CR सर्किट, कैपेसिटर रेजिस्टेंस वाला सर्किट है, वैसा ही है, इसमें LR सर्किट है, ये LR सर्किट है। क्लियर, लेकिन कैपेसिटर का जस्ट उल्टा हो रहा है, देख लो, कैपेसिटर वाली ब्रांच में t बराबर जीरो पे कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता तो क्या करते थे, कंडक्टिंग वायर बना देते थे, है ना, और t बराबर इन्फिनिटी पे उस पर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता था कैपेसिटर पे, तो उसको ओपन वायर बना देते, क्योंकि वो करंट फ्लो नहीं होने देते। ये t बराबर जीरो पे करंट फ्लो नहीं होने देता, क्योंकि पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसी पे आता है, और t बराबर इन्फिनिटी पे di बाई dt जीरो हो जाता है, तो इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाता है, तो ये कंडक्टिंग वायर बन जाता है। ठीक, तो मैं अभी लिखवा देता हूं इसको, देखो t बराबर जीरो। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, ग्रोथ हो रही है करंट की, करंट ग्रो कर रही है, क्योंकि अभी डिके भी, ग्रोथ हो जाएगा फिर डिके भी होगा करंट का, तो ऐसा करते हैं उसको बाद में बताएंगे। ठीक है, चलो हम क्या सीख रहे थे कि इसमें इन जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, तो किसी टाइम t बराबर t पर इसमें देखो ये करंट फ्लो हो जाएगी I, ये I, इसमें I, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और ये ईएमएफ है E। ठीक, तो इस तरीके से अब t बराबर t पे करंट आई है वो लिख लेते हैं, और यहाँ पे I करंट है, और साथ में रेट ऑफ करंट अभी बढ़ रही है, ये बढ़ रही है करंट,
तो पहले 0 थी t बराबर 0 पे, अब t बराबर t पे i हो गई और अभी भी कुछ रेट से बढ़ रही होगी। क्लियर? तो देखो ये नोट जरूर लिख लेना। अब देखो इसको हमें एनर्जी देखनी है कि कितनी स्टोर हो रही है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें KVL लगा लो। तो KVL एट t बराबर t, चलो लगाओ। तो यहां से चलते हैं, तो ये EMF E माइनस बैटरी का EMF E माइनस इसको अब देखो इसमें कितना होगा, तो इसमें माइनस L di बाई dt, माइनस L di बाई dt। देखो जब ये जनरल सर्किट, कोई वैल्यूज तो पता नहीं है ना, तो जब जनरल सर्किट हुआ करे तो कुछ मत किया करो, ऐसे कर लिया करो। देखो इसकी पोलैरिटी बनाओ ये प्लस ये माइनस, इसकी पोलैरिटी बनाओ ये प्लस ये माइनस, ऐसे करना है हमेशा। जैसे रेजिस्टेंस में है वैसे ही इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में प्लस ये माइनस, ऐसे बना लिया करो हमेशा। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा KVL यूज करो। ठीक, और न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है तो हमने बता दिया तुम्हें कैसे करना है। पोलैरिटी देख के प्लस माइनस समझ में आ जाता है और वैल्यूज डाल दो। तो E ये देखो क्रॉस करो, क्रॉस कर रहे हो माइनस बना, माइनस L di बाई dt, इसको क्रॉस करो तो ये माइनस का I इंटू आर बराबर 0। क्लियर? अब देखो dt से मल्टीप्लाई कर दो और इसको उस तरफ, पूरे में dt से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को उस तरफ ले दो, तो E इंटू dt बराबर ये सब उस तरफ, तो L di और ये प्लस I इंटू आर। अब एक काम करो, I से और मल्टीप्लाई कर दो, इसमें I से और मल्टीप्लाई कर दो, तो देखना E तो बाहर रहेगा, E तो इसका EMF है, कांस्टेंट है, E बाहर I dt बराबर ये हो जाएगा L I di प्लस ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेटिंग, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो देखो इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेशन, इसमें से E बाहर रहेगा, I dt अंदर रहेगा, क्योंकि I बढ़ रही है, I तो टाइम के साथ ग्रोथ हो रही है ना, बराबर L बाहर, क्योंकि L कांस्टेंट होता है, इसका पता है सबको। इंटीग्रेशन I di प्लस ये इंटीग्रेशन I स्क्वायर आर, ये पूरा अंदर रहेगा। अब इसमें लिमिट और ले लो, तो टाइम की लिमिट है इसमें, तो ये 0 to t टाइम हो जाएगा। इसमें देखो करंट की है, तो मैंने बोला है t बराबर 0, अगर यहाँ पे t बराबर 0 है तो करंट t बराबर 0 पे 0 थी। क्यों? क्योंकि फ्लक्स कैन नॉट चेंज सडनली इन LR सर्किट, इन इंडक्टर। तो 0 to ये करंट हो जाएगी I। इसमें देखो, इसमें I स्क्वायर dt हो रहा है ना, इसमें भी तो dt आएगा, IR dt, ये dt, ठीक। तो इसका R बाहर आ जाएगा, इसमें से R बाहर आ जाएगा, तो या अंदर ही रहने दो इसका, तो इसका I स्क्वायर R dt और लिमिट dt की, तो 0 to t। अब क्या आपने ये तीनों टर्म्स कहीं देखे हैं? हाँ देखे हैं हमने। यहाँ पे ये क्या है, इंटीग्रेशन I dt क्या होता है? चार्ज, याद करो, dq बाय dt बराबर I, तो dq बराबर I dt, तो इंटीग्रेशन कर दो, तो ये टोटल चार्ज q बराबर इंटीग्रेशन I dt, मतलब कि ये हो गया टोटल E इंटू क्यू। क्यू कौन सा? जो यहां से फ्लो हुआ है, मतलब यहां से जो टोटल चार्ज 0 से लेके t टाइम तक फ्लो हुआ है, वो हो गया E इंटू क्यू L। और यहाँ पे ये देखो 0 to I स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ L I स्क्वायर, ठीक। और प्लस ये हो जाएगा, अब ये तुम्हें देखो पता है I स्क्वायर R dt, ये होता है इस dt टाइम में रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस, और 0 से t है तो ये हो जाएगा पूरा हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक। ये हो गया, मतलब ये क्या है, ये है वर्क डन बाय बैटरी, मतलब ये हो गया हमारा कि वर्क डन बाय बैटरी, देखो वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी से चार्ज फ्लो होगा तो बैटरी वर्क करेगी चार्ज पे, और वो कहाँ कहाँ जाएगा, देखो वर्क डन बाय बैटरी बराबर, ऐसे ही कैपेसिटर में करते थे हम, वर्क डन बाय बैटरी स्टोर हो जाता था कैपेसिटर में और रेजिस्टेंस में हो जाता था लॉस हीट के फॉर्म में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे है। तो वर्क डन बाय बैटरी बराबर ये हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस, और प्लस ये हाफ Li स्क्वायर, ये है, ये क्या है, ये भी तो एनर्जी ही होगी, अरे ये एनर्जी है तो ये भी एनर्जी होगा, और ये भी एनर्जी है, तो ये एनर्जी कहाँ गई, अब ये वर्क डन बाय बैटरी हो गया,
ये रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस हो गया, तो ये टर्म आ कहां से रहा है, ये पक्का इसमें एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर मतलब जिसमें भी एल हो, एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस। तो इस कॉइल का इंडक्टेंस अगर एल है और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो इस इंस्टेंट पर, मतलब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ध्यान रखना, ये वाला जो वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, मतलब अगर किसी इंस्टेंट पे इंडक्टर में करंट आई है, ये करंट है आई, अगर किसी इंस्टेंट पर इंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रही है, तो उस इंस्टेंट पर उस इंडक्टर में इतनी एनर्जी स्टोर होगी, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। एनर्जी लिख लेना इसको, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, वेयर आई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, एंड हाफ एल आई स्क्वायर इज इंस्टेंटेनियस एनर्जी जो उस इंस्टेंट पे स्टोर है। फिर जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा उसमें और ज्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना। आई थिंक सब लोग इस बात को समझ भी गए होंगे। अब हम ये तो हमने निकाल दिया, अब थोड़ा सा ध्यान दो। देखो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, देखना ध्यान से, ये एक सोलेनॉइड है जिसमें इस तरीके से ऐसे टर्न्स होंगे, ठीक, ये टर्न्स हैं। क्लियर? अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, इसकी लेंथ है L, रेडियस है इसकी R, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बराबर m, ठीक। और इसमें करंट फ्लो हो रही है I, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है I, ऐसे जा रही है, देखो I, ठीक। तो अगर इसमें इस इंस्टेंट पे I करंट फ्लो हो रही है तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये निकाल सकते हैं। हाँ, तो एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड, तो U बराबर टोटल एनर्जी, यहाँ टोटल एनर्जी, चलो ऐसे लिख लो बराबर। अब बताओ टोटल हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर अभी सीखा हमने, और एल की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं इसकी, बट इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब इनफाइनाइट सोलेनॉइड, तो बट इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड एल बराबर क्या होता है, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल, ये था फॉर्मूला, ठीक, शायद आपको याद हो, भी डिराइव करवाया था। तो इसको इसमें डाल दो, तो U बराबर टोटल U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ L की वैल्यू म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल और इनटू करंट का स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया, क्लियर है? अब देखो बेटा, अब इसमें ये जो एनर्जी स्टोर है ये कितने वॉल्यूम में स्टोर है, ये पूरे में है। अब पूरा वॉल्यूम कितना है, तो इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एल, तो इसका टोटल वॉल्यूम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक, टोटल वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, सिलेंडर है एक टाइप से। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे म्यू नॉट एन और ये आई है ना, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अच्छा, अब बेटा एक काम करो, आई स्क्वायर है इसमें, तो एक काम कर लो, इसमें म्यू नॉट से थोड़ा सा ध्यान देना, हाफ पाई आर स्क्वायर एल, इसको तो मैंने एक साइड कर दिया, देखो म्यू नॉट, ये म्यू नॉट लिख दिया, ठीक है, एन ये लिख दिया, आई ये लिख दिया, ठीक। अब एक काम करो, बस इसमें क्या करो, म्यू नॉट का स्क्वायर कर दो और नीचे म्यू नॉट से डिवाइड कर दो। अब ये बताओ, ये म्यू नॉट एन आई क्या होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहां हो जाएगा ये बी स्क्वायर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे आता है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई,
ठीक, तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो हेयर म्यू नॉट एन आई बराबर बी रखो, तो ये देखो टोटल यू आ जाएगा, टोटल यू बराबर हाफ पाई आर स्क्वायर एल इंटू बी स्क्वायर और अपॉन में कितना म्यू नॉट। अब ये टोटल कितने वॉल्यूम में स्टोर है, तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू एल वॉल्यूम में है, तो इन पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड है क्या अंदर, यहां मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड बराबर ये लिखा हुआ है कितना, क्या लिखा है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट और इनटू में पाई आर स्क्वायर एल, ये हो गया। तो इन इतने वॉल्यूम, अब यूनिट वॉल्यूम में, तो इन यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड, तो इसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, तो इसी को लिख दे रहे हैं हम एनर्जी डेंसिटी। क्या बोला है स्मॉल यू, तो स्मॉल यू बराबर ये पूरा टोटल एनर्जी इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो वॉल्यूम से मतलब इससे डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर था, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट एनर्जी स्टोर होती है, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। चलो हमने ये मिटाया। अब देखो एनर्जी डेंसिटी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। तो एनर्जी डेंसिटी के बेस पे कुछ क्वेश्चन, जैसे कि चलो मान लेते हैं, देखो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इनफाइनाइट सिलेंडर है ये, ठीक, और इसमें करंट डेंसिटी जो है वो है म्यू नॉट जे, ऐसे करंट जा रही है पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से जा रही है, ठीक, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट जा रही है। देखो इसकी एक्सिस ये है, ठीक। अब ये इनफाइनाइट सिलेंडर है और करंट डेंसिटी कितनी है इसमें लिख दे रहे हैं, करंट डेंसिटी बराबर जे, मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से, इसकी रेडियस कितनी है पूरी, तो इसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब इसमें करंट देखो ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है ये सब डिराइव करवा चुके हैं, तो हमें पता है कि x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है वो उससे करवाया था एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो फिर वही राइट हैंड पावर रूल, तो क्या करो करंट इसकी डायरेक्शन में ऊपर जा रही है ना करंट, और यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट की तरफ इंडिकेट करेंगे फिंगर्स, और परपेंडिकुलर मतलब अंदर की तरफ, क्लियर, ओके। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब वो हमसे क्या कह रहा है, चलो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ बी इन होता है, बी इन ये अंदर है, बाहर अलग होता है फॉर्मूला, तो बी इन बराबर होता है म्यू नॉट जे एक्स अपॉन 2, ठीक, म्यू नॉट इंटू करंट डेंसिटी इंटू डिस्टेंस से, एक्सिस से डिस्टेंस, और ये बाई 2, ये होता है बी इन। अब हमसे कह रहा है वो, देखो क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि यहाँ पे एक सिलेंडर है, हमने एक और सिलेंडर बनाया अंदर छोटा सा, ऐसा सिलेंडर हमने बनाया जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर इसकी रेडियस है। कह रहा है बताओ इतने सिलेंडर में कितनी एनर्जी स्टोर है, और इसकी लेंथ है एल लेंथ है इसकी, तो एल लेंथ और आर रेडियस के सिलेंडर के भीतर देखो मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह, तो कितना एनर्जी स्टोर है कह रहा है ये बता दो, तो बता देगा। देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, यहां से जाओ x डिस्टेंस पे, ठीक है, अब मैं यहां अलग बना देता हूं या यहीं पे बना देते, चलो यहां से मैं गया x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे गए, एक सिलेंडर बनाया हमने, देखो ऐसा x डिस्टेंस पे जाके ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया, ठीक। अब यहां सिलेंडर के पास तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए, मतलब सिलेंडर के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो वो ये लिखा हुआ है, ठीक।
अब मैग्नेटिक फील्ड अगर पता है तो यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितनी होती है, मतलब U कितना होता है, v²/2μ0 एनर्जी डेंसिटी। मतलब एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम। तो अब तुम्हें एक वॉल्यूम बनाना पड़ेगा छोटा सा। तो वॉल्यूम कैसे बनाए, तो dx पर चले जाओ, ये dx से ध्यान रखना, dx पे फिर एक सिलेंडर बनाओ। चलो ये बना दिया, फिर सिलेंडर, ठीक, ये बन गया dx पे सिलेंडर। अब देखो जरा इन दोनों सिलेंडर्स के बीच में ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा सिलेंडर का सरफेस एरिया इनटू विड्थ, तो ये होता है 2πxl। तो स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल शेडेड वॉल्यूम, ये हो जाएगा बराबर क्या होता है 2πrl, तो 2πx इंटू एल। ठीक, तो स्मॉल वॉल्यूम ये है और यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी होती है। तो इस स्मॉल वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी, तो स्मॉल एनर्जी स्टोर्ड इन स्मॉल वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा डेल यू, इसको डेल यू बोल दो। तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी इनटू इसका स्मॉल वॉल्यूम, तो स्मॉल यू इनटू स्मॉल वॉल्यूम, वो डी भी मान लिया हमने। तो अब लिख रहे हैं डेल यू बराबर यू है b²/2μ0 और इनटू डी बी है कितना 2πxl। तो डेल यू बराबर, अब देखो b की वैल्यू, अब यहां पे तुम्हें b पता होना चाहिए, तो ये पता है हमें, ये डिराइव पहले ही करवा चुके हैं, μ0 j, तो μ0 j x/2 इसका होल स्क्वायर इनटू 2πxl और अपॉन ये 2μ0, ये क्लियर, ये वाला। तो देखो ये डेल यू बराबर हो गया μ0 स्क्वायर 2 2 जा 4 और ये 2, मतलब नीचे 2 μ0, तो एक μ0 बचेगा, j तो ये j स्क्वायर हो जाएगा, x तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये x तो x क्यूब हो जाएगा, तो x क्यूब और ये वॉल्यूम था तो 2πxl इंटू dx होगा ना, 2πxl इंटू डी, ये तो सरफेस एरिया होता है 2πxl इंटू dx, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू x, ये x क्यूब और ये इंटू dx बाहर रहेगा, और क्या बचा पाई, तो यहाँ पे पाई आ जाएगा, और कुछ बचा क्या, नहीं ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा 4, ये स्क्वायर है इसका, तो ये 4 आएगा और ये j स्क्वायर हो जाएगा पाई x, l बचेगा, तो ये l लिख दिया, हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारा, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी कहां से, x की लिमिट 0 टू r, क्योंकि जिस सिलेंडर में हमें एनर्जी निकालनी है उसकी रेडियस है r, तो टोटल एनर्जी u बराबर हो जाएगा μ0 j² पाई l अपॉन 4 और ये इंटीग्रेशन x³ इंटू dx लिमिट 0 टू r, तो ये हो जाएगा μ0 j² पाई l बाई 4, ये x की पावर 4/4 मतलब r की पावर 4/4 हो जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा और ये r की पावर 4, तो ये हो गई हमारी इस सिलेंडर में स्टोर्ड एनर्जी। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था, ठीक, तो आई थिंक आप सब लोग इसको कर सकते हो। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एक रिंग है और दूसरी रिंग ये रखी हुई है, ठीक, और दोनों के जो एक्सेस है वो कोएक्सियल है, देखो एक्सेस एक ही है, मतलब ये और ये ऐसे रखे हुए हैं, ठीक। कह रहा है इनके बीच में डिस्टेंस है x, इसकी रेडियस कैपिटल r, इसकी रेडियस स्मॉल r, और गिवन है कि स्मॉल r बहुत छोटा है कैपिटल R से, ये बहुत छोटी सी रिंग है, बहुत छोटी, और इसकी एक्सिस पे रखी हुई है, ठीक। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस बता दो। अब फिर वही बात आ रही है, हम किस में करंट फ्लो करें और किससे फ्लक्स निकालें। तो अगर तुम इसमें करंट फ्लो करते हो तो इसकी वजह से यहाँ इससे पूरे में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आएगा और वो तुम निकाल भी नहीं पाओगे, इसलिए इससे करंट फ्लो मत करो, क्योंकि इससे करंट फ्लो करके इसका फ्लक्स नहीं निकाल पाओगे। इसमें करंट फ्लो कर दो, तो इसमें I1 करंट हमने फ्लो कर दी, तो इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, अब ये बहुत छोटा है
तो इसका पूरा एरिया बहुत छोटा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है B बराबर क्या होता है, μ0/2 और I1 मान लिया, और क्या होता है R स्क्वायर, इसकी रेडियस का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही तो होता है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। कैसे आया, ऐसे, देखो ये करंट ऐसे जा रही है, तो ये कर लो यार, तो देखो ये थंब ऐसे आ रहा है, मतलब यहाँ इस साइड आएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, B मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब इसका फ्लक्स निकालो, तो फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर कॉइल एट दिस पॉइंट, अब फ्लक्स थ्रू स्मॉलर कॉइल, तो फ्लक्स थ्रू स्मॉलर लूप क्या हो जाएगा, फाई स्मॉलर बराबर बिगर की वजह से यहां फील्ड और इनटू छोटे का एरिया, तो B बिगर इनटू A स्मॉलर, है ना, और इनटू कॉस थीटा, क्योंकि देखो इसका सरफेस एरिया ऐसे आएगा और B भी यहीं कहीं है, तो इस सरफेस एरिया को इस तरफ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाई बराबर हो जाएगा B बिगर है μ0 I1 R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू इसका एरिया है पाई स्मॉल r स्क्वायर, तो पाई स्मॉल r। अब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए, तो m बराबर हमें पता है फाई अपॉन I1, क्लियर। तो फाई अपॉन I1 करो तो I1 खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा μ0 पाई कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया, ठीक। तो आई थिंक ये बात भी सभी लोग जरूर समझ गए होंगे।